बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्लास 9, हाउ आर यू? आई होप ऑल फाइन। दिस इज़ योर बुक, टेक और योर बुक पेज नंबर 27, कंप्यूटर कंपोनेंट्स यानी कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU. This is where arithmetic operations such as addition, subtractions, division and multiplications are performed. यहाँ से अर्थमेटिक के अमल जैसी इजाफी सेक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दिए जाते हैं। ALU कंट्रोल यूनिट की हिदायत पर मबनी प्राइमरी स्टोरेज से हासिल करदा डेटा पर बुनियादी काम करता है। CPU जो है ALU का सेंट्रल पार्ट है, ये तमाम प्रोसेसिंग यही पार्ट कर रहा होता है। CPU जो है वो मेन कंप्यूटर का पार्ट है। ALU का ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म इन ALU। जितने भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेटर्स हैं वो ALU में परफॉर्म होते हैं। It consists of two units. Number 1 arithmetic unit, number 2 logic unit. अर्थमेटिक में हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का काम परफॉर्म करते हैं, जबकि लॉजिक ऑपरेटर्स में हम उसे कहते हैं एंड्स आर नॉट। ये बिट्स भी जनरेट कर लेता है। बिट के थ्रू जब हम डेटा देते हैं मेमोरी के पास चली जाती है और डेटा उसके बाद वो हमें रिटर्न कर लेती है। बिट्स की फॉर्मेट में बिट्स के यूनिट में लॉजिक यूनिट वो होते हैं जब हम लॉजिक बनाते हैं फिर ऑपरेशन की मदद लेते हैं। ALU के अंदर रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। रजिस्टर्स वो होते हैं जो हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो मखसूस टाइम के डेटा को सॉल्व करके रिटर्न कर देती है। जैसे आपकी रैम इस्तेमाल होती है, जो सिमिलरली इस्तेमाल होते हैं, ये डेटा को होल्ड एंड प्लेस किए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट CU. All the computer resources are managed by the control unit CU. It works like a traffic cop, directing the flow of data between the components of the CPU and to and from the other devices. कंट्रोल यूनिट भी ये सारी जितने भी रिसोर्सेज होती हैं इनसे कंट्रोल कर लेता है। जैसे इनपुट आउटपुट होगा, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। यानी कि ये ट्रैफिक की तरह काम करता है। जो डेटा आएगा यानी कि रिसीव करे या सेंड करे, ये इनको कंट्रोल करेगा, ये इनको देखता रहेगा। यहाँ फिर ये कह लें कि इनके मौजूद कोऑर्डिनेशन होती है। ये सारा टास्क कंट्रोल यूनिट की मदद से किया जाता है। जो हम CPU या कंप्यूटराइज काम करते हैं, इसको रजिस्टर्स को जो टेम्परेरी होते हैं, जो रैम जब हम डेटा प्रोसेस करने को देते हैं उन मेमोरी से यही डेटा लेता है। रजिस्टर्स ये इंक्लूड होते हैं CPU के अंदर। ये कंट्रोल कर लेता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से डेटा प्रोसेस किए जाते हैं। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं डेटा, वहाँ पर CU इस्तेमाल होते हैं। CPU interpreters and carries out instructions of computer programs. कंप्यूटर प्रोग्रामों की हिदायत और तर्जुमानी या एक्सप्लेनेशन आसानी से की जा सकती है। मेमोरी सेलेक्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट फ्रॉम मेमोरी से प्रोग्राम सेलेक्ट स्टेटमेंट की जा सकती है। कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन पर अमल दरामद किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे काम आसानी से कंट्रोल हो सकते हैं। ALU का एक कॉन्सेप्ट रखते हैं। सपोज़ करें मेडिकल स्टोर है। उस मेडिकल स्टोर में काफ़ी तादाद में कस्टमर आते हैं
मेडिसिन लेने के लिए। मेडिकल स्टोर वाले ने एक बंदा हायर किया हुआ है। किसके लिए किया हुआ है? कैलकुलेशन के लिए। जितना भी मेडिसिन यानी कि वो सेल करेगा उसकी वो डिटेल अपने पास रखेगा। किस सूरत में? कैलकुलेशन की सूरत में। और उसमें वो क्या करेगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का काम परफॉर्म करेगा। जब भी आप मेडिकल जाते हैं और बहुत सारी मेडिसिन्स लेते हैं और मेडिसिन्स लेने के बाद अपना बिल बनाते हैं तो वो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन का काम परफॉर्म करके देता है। ठीक है। उसके बाद जो भी अमाउंट आता है वो आपसे पैसे ले लेता है। ठीक है। ये सारी की सारी कैलकुलेशन आसानी से वो कर रहा होता है। इसी तरह कंप्यूटर में उसको मैनेज करने के लिए कोई वैल्यू इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन है या कॉन्सेप्ट है। ALU जो है CPU का एक हिस्सा है जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है। जो इंस्ट्रक्शन को जो हम कोडिंग की होती है, जो कंप्यूटर का इनपुट कर रहे होते हैं, वो इस हिस्से में मैनेज होती है। स्टूडेंट ये आपकी डायग्राम है। ये एक CPU है। देखिए CPU का इंटरनल पार्ट है यानी कि मदरबोर्ड है। देखिए सामने मदरबोर्ड नज़र आ रहा है। मदरबोर्ड के साथ अंदर जो फंक्शंस हैं वो किस तरह ऑपरेट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले इनपुट आ रहा है। जब भी आप कोई डेटा इंस्ट्रक्शंस कीबोर्ड की मदद से देते हैं वो उसे कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने के बाद फिर प्रोसेस की मदद से आपको इसका रिज़ल्ट आउटपुट देता है। इसके नीचे है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU यानी कि जब भी कोई आपको प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का काम परफॉर्म करना होगा तो ये यूनिट इस्तेमाल होगा। उसके नीचे है प्राइमरी मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी है ROM रीड ओनली मेमोरी। रैम में डेटा जो है रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, जबकि ROM में डेटा सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। इसकी अपनी एक मेमोरी होती है। ठीक है। इसके नीचे है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि इसके कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज भी मौजूद होती है ताकि आप अपना डेटा जो भी डेटा प्रोसेस कराएं उसको आप आसानी से स्टोर कर सकें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड से एक्सप्लेन होगा डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है ना। पहले दिया हुआ है रैम, इसके बाद दिया है रोम। ठीक है। इसकी डिफरेंशिएट्स बतानी है, इनमें फ़र्क बताना है रैम और रोम में क्या फ़र्क है। नंबर 1 है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी जो एक्सेस है कोई भी डेटा एक्सेस किया जा सकता है किसी भी वक्त किसी भी तरतीब में। इसमें रीड भी हो सकता है डेटा और राइट भी हो सकता है। नंबर 1 रोम। अब रोम का डिफरेंस देखते हैं। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम सिर्फ मेमोरी को रीड कर सकता है, नॉट अ राइट, वो लिख नहीं सकता। ठीक है। नंबर 2 रैम इज़ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी मेन मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर के अंदर जब तक पावर सप्लाई होती है जब तक वो डेटा को मेंटेन करती रहती है। जैसी ही पावर सप्लाई चली जाती है आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है। अब रोम में देखते हैं। रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल। जो मेमोरी कंप्यूटर में परमानेंट होती है उन्हें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अगर इसकी पावर सप्लाई चली भी जाए तो उसके कंटेंट इसमें मौजूद रहते हैं। नंबर 3 रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी। रैम को टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। ये जो रैम है ये भी डेटा टेम्परेरी स्टोर करती है जब तक इसमें पावर सप्लाई मिलती रहती है। रोम। नंबर 3 रोम इज़ परमानेंट मेमोरी। रोम जो है परमानेंट मेमोरी है। ये जो रोम है इसका डेटा परमानेंट होता है। अगर इसकी पावर सप्लाई चली भी जाए तो इसका डेटा मौजूद रहता है। ठीक है। नंबर 4 है रोम इज़ यूज फॉर यूज़र। रोम यूज़र के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि हम इसमें अपना डेटा आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं।
नंबर 4, ROM इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर्स। ROM में मैन्युफैक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिस कंपनी ने उसे मैन्युफैक्चर किया यानी डिज़ाइन किया कुछ दे नहीं सकता, ये सिर्फ रीड कर सकता है अपने काम को, ठीक है ना। कंपनी कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे मैन्युफैक्चर्स बनाती है जिस पे ROM जो है रीड कर सकता है, उसको तब्दील नहीं कर सकता, जो है फिक्स मेमोरी होती है, यानी कि फिक्स होती है। नंबर 4 है ROM इज़ यूज फॉर यूज़र। ROM यूज़र के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि इसमें अपना डेटा आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 4, ROM इज़ यूज फॉर नंबर 5, ROM इज़ यूज फॉर कीपिंग डेटा और प्रोग्राम डेट फिक्स। ROM का इस्तेमाल डेटा या प्रोग्राम को बरकरार रखने के लिए किया जाता है, जो तयशुदा होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, जो मेमोरी में फिक्स्ड होते हैं। स्टूडेंट, ये थे डिफरेंशिएट रैम एंड ROM। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी का फ़र्क बताना है। ये इंटरनल मेमोरी है। नंबर 1 है, इट कॉस्ट पर बिट इज डिक्रीजिंग रिपीटली। इसकी जो कॉस्ट थोड़ा सा तेज़ी से कम हो रही है। मार्केट में आपको स्टोरेज डिवाइस रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। एक्सटर्नल, इट्स कॉस्ट पर बिट इज़ ऑप्शनल। इसकी कॉस्ट थोड़ा सा ऑप्शनल है, क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस एक्सटर्नल में कई तरीके की हैं, जैसे कि USB, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, केबल वगैरह वगैरह। नंबर 2, स्टोरेज कैपेसिटी इज़ लिमिटेड। स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है। इसमें जो रैम और ROM इस्तेमाल होती है, हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती है, वो लिमिटेड होती है। इसके बाद एक्सटर्नल, स्टोरेज कैपेसिटी इज़ ग्रेटर। स्टोरेज में ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, क्योंकि मार्केट में ये हर तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद हैं। आप जितने GB का कार्ड इस्तेमाल करेंगे, उसमें उतना ही डेटा स्टोर होगा। नंबर 3, स्पीड ऑफ इंटरनल इज़ फास्टर दैन एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी की रफ्तार एक्सटर्नल मेमोरी से तेज़ है। इंटरनल मेमोरी की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ये आपका काम तेज़ी से परफॉर्म करते हैं। अब एक्सटर्नल पे आते हैं। स्पीड ऑफ एक्सटर्नल इज़ नॉट सो फास्ट। एक्सटर्नल की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, क्योंकि हम जो स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं उसमें हर तरीके की होती हैं, जो हर तरह की बिट इस्तेमाल होती हैं, इसलिए ये थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है। स्टूडेंट, ये थे हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसका डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। स्टूडेंट, ये आपका असाइनमेंट नंबर 3 है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। और इसमें आपको सबसे पहले मेक अ टाइटल टू राइट नेम ऑफ चैप्टर 2। आपको चैप्टर का टाइटल बनाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है। ठीक है, इसमें बोर्ड से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम, यानी डायग्राम बनानी है, एंड डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड विद देयर मेजर फंक्शन, यानी कि इसके मेजर फंक्शन बताने हैं। नंबर 1, ALU एंड CU। ठीक है, ये मैंने आपको बुक्स से एक्सप्लेन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड ROM। रैम और ROM का फ़र्क बताना है, ये मैंने आपको बोर्ड से एक्सप्लेन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी, यानी इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी के फ़र्क बताइए। ये भी मैंने आपको बोर्ड से एक्सप्लेन कर दिया। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।